हम एक रीडिंग इसकी मुकम्मल कर लेते हैं, ग्रेलिंग की हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, और फिर जो हम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको अंडरस्टैंड करने हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लिए, वो हम फिर उसके बाद रिपीट करेंगे. एंड फॉर दैट व्हाट आई हैव चोजन इज एक टेक्स्ट है, फिलॉसफी मेड सिंपल, तो उससे हम वो रीड कर लेंगे. तो हमको एक कल मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट डू इट, क्योंकि एक पेज रहा था बस इसमें से, और आज हम उसका वो रिवीजन कर लेते. बट इस आखिरी पेज को पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ग्रेलिंग की. तो ये कहते हैं कि वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को एज ए क्राइटेरिया ऑफ मीनिंगफुलनेस, इसको हमने देखा कुछ मसाइल पैदा हो गए, तो देयर वर मोर सोफिस्टिकेटेड अटेम्प्ट्स. तो and that was a sentence is verifiable if it entails statements about what can be observed. ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ. ऑन द ऑनसेट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ इट और होल ऑफ इट, not an issue at all. It is the process that is more important, because these things get repeated and clarity develops. और ये चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हो जाती हैं एट द एंड ऑफ इट. और जब मैं इसको वापस वो इजी वे में लास्ट में रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा था. तो what can be observed? An objection to this is that truth of a sentence about some physical state of affairs is consistent with the falsity of any observational report associated with it. That means कि अगर हम इस चीज़ को माने कि हम मीनिंगफुलनेस ऑफ ए सेंटेंस वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को अगर ऐसे अप्लाई करें कि सच वो है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो कभी कभार कंट्राडिक्टरी पोजीशंस भी सही हो जाएंगी. एग्जाम्पल मान लीजिए, आप खिड़की से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सामने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर में शाहरुख खान खड़े हैं, और एक्साइटमेंट में मैं अपनी किताब बंद करके निकल गया, खिड़की पे देखा, वहाँ कोई शाहरुख खान है नहीं. प्रोबेबली क्योंकि सामने से एक ट्रॉलर गुजरा एंड ही इज़ हाइडिंग द व्यू, या शाहरुख खान वहाँ से निकल चुके हैं. So what do I say? I say I do not see Shah Rukh Khan in the departmental store. Now my statement is consistent with the truth of your statement that Shah Rukh Khan is on the other side of the street in the store. ये तो आप जो स्टेटमेंट यूज़ किए थे उसका ट्रुथ नलिफाई करना कि वो गलत था वो स्टेटमेंट, इस बलबूते पे, क्योंकि मुझे शाहरुख खान नहीं दिख रहा, आप इसको एब्सर्ड मानेंगे कि था तो ये इसमें एक मसला पैदा होता है. एक और ऑब्जेक्शन जो ओपोनेंट्स ऑफ वेरिफिकेशनिज्म जो पॉइंट आउट किए, वो था कि द प्रिंसिपल इटसेल्फ फॉल्स इनटू नाइदर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोपोजिशंस. कि वो दो हमने प्रोपोजिशंस बताए थे, या तो वो एनालिटिक होगा या तो सिंथेटिक होगा. दैट मीन्स या तो वो सेल्फ प्रेडिकेट करेगा खुद को, वो डिफाइन कर रहा होगा खुद को, वो टोटोलॉजी होगी, डेफिनेशन होगी, बैचलर्स आर अनमैरिड, ऐसा स्टेटमेंट होगा, या तो एम्पेरिकली वेरीफाइबल होगा. मसला ये है कि जो हमारा ये सेंटेंस है, ये खुद में इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता. सो द क्राइटेरिया ऑफ वेरिफिकेशन इटसेल्फ डज नॉट फॉल इन आइदर ऑफ दीज टू कैटेगरीज. सो द क्रिटिक्स आस्क, अय्यर साहब हमें ये बताइए किस कैटेगरी में इसको डालेंगे इस स्टेटमेंट को, इज इट वेरीफाइबल और इज इट अ टोटोलॉजी. सो इफ इट इज नाइदर ऑफ द टू देन इट इज ऑल्सो मीनिंगलेस. तो एक जवाब इसका ये है कि इट इज ऑल्सो ए कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब कि इससे हमको डेफिनेशन मिल जाती है मीनिंगफुलनेस की. अब लेकिन इससे मसला हो जाता है पैदा, क्योंकि अगर आपने ये कहा तब आप एसेंशली क्या कह रहे हैं, आप एसेंशली कह रहे हैं कि आपने एक फ्रेमवर्क बना रखा है,
उस फ्रेमवर्क में से गुजरेगा जो वही मीनिंगफुल होगा। वो फ्रेमवर्क क्या है कि एट द आइडिया कि एप्रियोरी प्रोपोजिशंस ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स हैव डेफिनेशन बाय मीनिंग, ये आपने पहले बोल दिया कि ये वाला मसला ख़त्म, इनकी सबकी मीनिंग है। A prescriptive element saying that only statements of these two classes should be regarded as having truth value. That means सिर्फ ये दो जो चीज़ें मैथमेटिक्स और लॉजिक में आएंगी सिर्फ इनकी ट्रूथ वैल्यू है। And then stipulate that only statements having truth value can be regarded literal meaningful. क्या कहा आपने? आपने एक फ्रेमवर्क बना दिया। फ्रेमवर्क का पहला स्टेटमेंट सिर्फ मैथमेटिक और लॉजिक ये दे हैव मीनिंग बाय डेफिनेशन। फिर आपने बोला कि सिर्फ और सिर्फ हम इन दो क्लासेस के स्टेटमेंट्स को बोलेंगे कि इनके पास ट्रूथ वैल्यू है। तीसरा, जिस स्टेटमेंट के पास ट्रूथ वैल्यू होगी सिर्फ वही मीनिंगफुल है। एंड यू फॉर्म्ड योर वेरिफिकेशन प्रिंसिपल। मसला इसमें यह है कि पहले तो कहाँ से लाया ये फ्रेमवर्क? ये तो आर्बिट्री है, इट्स एन आर्बिट्री लेजिस्लेशन। अगर आप कुछ और फ्रेमवर्क बनाते तो कोई और चीज़ मीनिंगफुल हो जाती। और दूसरा कि हम ये कह सकते हैं तब हाँ ठीक है, फिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स, थियोलॉजी, ये सारी चीज़ें, मेटाफिजिक्स, बेसिक्स नहीं मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एस्थेटिक्स और थियोलॉजी जो कहा था कि ये मीनिंगलेस है, तो हम कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ये मीनिंगलेस है। बाय दिस फ्रेमवर्क की जो आपने अभी बताया, ये एब्सोल्युटली मीनिंगलेस नहीं तब माने जा सकते, क्योंकि आपने जो किया ये एक्सेप्टेबल, ये आर्बिट्री है, इसका आपने कोई प्रूफ दिया नहीं कि ये तीन चीज़ें आपने क्यों बोली। ये जो ऑब्जेक्शंस है ना वेरिफिकेशनिज्म के, ये ऑब्जेक्शंस दे आर बाय एंड लार्ज लाइक दे आर डेथ ब्लोज टू इट। ये ऐसे नहीं है कि ये सॉल्व हो जाते हैं ये वाले प्रॉब्लम्स। यू हैव टू रिवाइज द थियरी नाउ। अब आपको ये फलसफा रिवाइज करना पड़ेगा टू एकोमोडेट दीज इश्यूज, और वो कुछ हद तक आगे फिर किया भी गया। These objections have been taken to undermine verificationism to such an extent that in its original logical form it is no longer held. जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म हम देख रहे हैं इट इज़ डिस्कार्डेड। बट एज मैंशनड इसके इम्प्लीकेशंस आगे चलते गए। मॉरिट्स श्लिक की जो हमने बात शुरू की थी, इनको ही वॉज मर्डर्ड वियना यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पे। ही वॉज असैसिनेटेड 1936 में। अब इनके स्टूडेंट थे जोहान नेलबॉक, उन्होंने इनको गोली मार के असैसिनेट किया। इसकी भी कहानी है क्यों किया। कुछ कहते हैं कि इनकी जो फियांसे थी उनके साथ इनका अफेयर चल रहा था, तो some would say a good reason to kill. Others say कि नेलबॉक को फेल किया था एग्ज़ाम में। Some would say good reason to kill. But it seems कि the reasons were much more profound than that. Much more likely नेलबॉक एक नाज़ी थे and he was encouraged to assassinate Schlick. लेकिन इसमें मसला ये आता है, शिल्क कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर नहीं थे। हाँ, ये फार राइट पॉलिटिक्स को अबहॉर करते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी कोई हस्ती नहीं थी कि पिन पॉइंट किया जाता कि इसको मारो, ये कोई थ्रेट है हमारे लिए। तो वी डू नॉट नो, कुड बी ऑल द थ्री। A person who was already filled with rage because his fiancée was having an affair, that person was failed by the person in the exam and the Nazis recruited him to kill him. तो हो सकता है तीनों चीज़ें हों, we do not know. However, this that he was इसमें थोड़ा सा नाजी रोल रहा होगा, वो इससे भी पता चलता है कि नेलबॉक spent only 2 years in jail for this murder. जो ही the Nazis took over Austria, he was freed. बाय दिस टाइम वियना सर्कल की लीडिंग फिगर्स निकल चुके थे यूरोप से। यूरोप में हिटलर आ गए हैं तो बाकी सब अब भागेंगे, जो हिटलर से एग्री करेगा वही रहेगा। और
इस डायस्पोरा में से सबसे मशहूर हस्ती हैं ये रुडोल्फ कार्नाप। और जो पॉजिटिविस्ट्स का आउटलुक था ये भी अब बहुत मशहूर और फैलने लगा। और इसने ये हस्तियां पैदा की, कार्नाप जैसी, कार्ल पॉपर जैसी और क्विन जैसी। इसमें से हम क्विन को देखेंगे बाद में, बाकी कार्नाप और उनको हमें देखने की अभी ज़रूरत नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर स्टडी। तो ये हो गया इसके बारे में जो हमको ग्रेलिंग से पढ़ना था। बट व्हाट हैव वी अंडरस्टूड, अब हम उसको थोड़ा सम अप करते हैं और अब आपको एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि कहा क्या जा रहा था, काफ़ी हद तक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए द टेक्स्ट आई एम चूजिंग इज फिलोसफी मेड इजी, प्रोबेबली अनदर टेक्स्ट वी माइट डू ए कवर टू कवर रीडिंग ऑफ। तो मैं इससे पढ़ रहा हूँ, इसका लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाला एक सेक्शन है, मैं वहाँ से कर रहा हूँ आपके सामने, रीडिंग इट फ्रॉम देयर नाउ। कहते हैं कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म इट इनिशिएटेड बाय रिमार्क बाय विटगेनस्टाइन, जो उन्होंने अपने ट्रैक्टस में दिया था। अब ट्रैक्टस का विटगेनस्टाइन इज अर्ली विटगेनस्टाइन, दैट फिलोसफी इज नॉट ए थियरी but an activity. Logical positivism was the philosophical movement initiated by a group of thinkers जो वियना में 1920s में they were living there. इस वजह से इनको वियना सर्कल भी कहा जाता है। एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स को हम ट्रेस कर सकते हैं बैक टू ह्यूम एंड कांट। हावेवर ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स थे जिन्होंने एक फुल फ्लेजेड रिवोल्ट इसके खिलाफ किया, मेटाफिजिक्स के खिलाफ। तो क्या चीज़ें हमको समझने की हैं? दो मेन चीज़ें हमको समझने की हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, और एक चीज़ लगे हाथ, वेरिफिकेशन थ्योरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म। सेकेंड, उसकी कॉरोलरी है रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स। ये दो चीज़ें नेसेसरीली, अगर आपको लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बाद ये दो चीज़ें नहीं समझ आई तो आपने कुछ नहीं समझा। और फिर लगे हाथ थोड़ा सा नेसेसरी प्रोपोजिशन के बारे में क्या कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, ए प्रायोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में ये क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा वो भी देख लेंगे। अदरवाइज हमारा असल में समझना है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में क्या, वेरिफिकेशन थियरी ऑफ मीनिंग, और उसी की इम्प्लीकेशन है कि मेटाफिजिक्स रिजेक्ट हो रही है। आज हम इन्हीं दो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आपको जो कल वाला सेशन है दैट वुड फॉल इनटू पर्सपेक्टिव। कल हमने स्टोरी देखी, आज हम वो फलसफे देखते हैं। ये किया तो कांट और ह्यूम ने ऑलरेडी था ये मसला पूरा, ह्यूम का वो स्टेटमेंट हमने कल देखा भी, लेकिन फुल फ्लेजेड इसके खिलाफ बंदूक लेकर खड़े हो गए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। दो एस्पेक्ट मिलते हैं हमको इसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म में। ऑन द पॉजिटिव साइड इनका काम है कि साइंस की फाउंडेशन ये फर्म ग्राउंड पे एस्टेब्लिश करे, नींव रखे साइंस की, सीडो कंसेप्ट जो मेटाफिजिक्स के हैं इस सब से इसको आज़ाद करे, एक फर्म फाउंडेशन रखे साइंस की, स्ट्रिक्टली एम्पिरिकल प्रिंसिपल्स पे। ये पॉजिटिव वर्क है इनका। करना क्या है, हम ये करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव वर्क। ऑन द नेगेटिव साइड डिस्ट्रॉय क्या करना चाहते हैं, तबाह क्या करना चाहते हैं, रिमूव किसको करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल फ़लसफ़े को, मेटाफिजिकल टेंडेंसीज को, कि ये मीनिंगलेस है, इनवैलिड है, मिसलीडिंग है, फ्यूटिलिटी इनकी साबित करना, बैरननेस इनकी साबित करना। तो पहले इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह कुछ नया खड़ा करेंगे, दो काम कर रहे हैं। दस लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स के हिसाब से पूरा आप एनर्जी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं व्हेन यू इंडल्ज इन स्पेकुलेशन। फ़लसफ़ा है कि वेस्टर्न प्रिज्म से ये एक स्पेकुलेटिव साइंस है। जब आप, क्यों है ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि जब आप ट्रांसेंडेंट एक्सपीरियंस में चले जाते हैं, स्पेकुलेट करते हैं बियॉन्ड व्हाट इज़ विजिबल, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैज़ नो मीनिंग एंड नो सेंस। सिर्फ वो थियरीज, सिर्फ वो प्रिंसिपल्स, दे हैव मीनिंग एंड रेलेवेंस विच आर अबाउट समथिंग विद इन आवर एक्सपीरियंस, जिसको हम वैलिडेट कर सकते हैं या इनवैलिडेट कर सकते हैं
बाय रेफरेंस टू द फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर वो एक्सपीरियंस में नहीं आ सकता, देन ऑल ऑफ इट इज रबिश, नो मीनिंग, नथिंग। अब थेरीज और प्रिंसिपल्स जो मेटाफिजिक्स के हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, देयरफॉर दे आर आल्सो मीनिंगलेस। मेटाफिजिक्स लिटरली इसके लफ्जी माने हैं आफ्टर एक्सपीरियंस, तो इट नेचुरली डील्स विद समथिंग दैट ट्रांसेंडेंट्स एक्सपीरियंस, इसलिए ये नॉनसेंसिकल साइंस है, साइंस ये है ही नहीं। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इट इज़ फूलिश, इट इज़ फॉली, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स इनकी यूटिलिटी मानते थे, लेकिन ये नॉन एक्सपीरियंशियल है और ये प्रॉपर साइंस का हिस्सा नहीं बन सकते। इसका ज़िंदगी में काम रोल आ सकता है। हाउ डू यू चूज़ योर वाइफ? आई चूज़ माई वाइफ हु इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल। नाउ ये ब्यूटी जो है, इट इज़ समथिंग जो आप ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में चले गए। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है, आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करें, लेकिन इसका अदरवाइज साइंटिफिक वर्क नहीं है ये। तो फिलॉसफी करनी क्यों है? तब साइंस ही करते हैं। कहते हैं फिलॉसफी का काम तो है, अगर उससे वही काम कराओगे जो उसका काम है, तब कोई मसला ही नहीं है। आप तो इससे वो काम कराने लगे जो इसका काम ही नहीं है। आप फिलॉसफी से काम करा रहे हैं एनालिसिस का, एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स जो साइंटिस्ट्स असर्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, उन स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करेंगे। ये काम है फिलॉसफी का। स्टडी देयर काइंड, स्टडी देयर रिलेशंस ऑफ दिस सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, प्रोपोजिशंस जो हम बनाते हैं। हर्बर्ट फिगल, उनका एक विटी रिमार्क अबाउट द नेचर ऑफ फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड इन द ट्रेडिशनल वे ब्यूटिफुली एपिटोमाइजेस द आउटलुक ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द स्कूल ऑफ फिलोसफर्स। फिलॉसफी ट्रेडिशनली इज द डिजीज ऑफ विच इट शुड हैव विद द क्योर। ये एम्बिगिटी ख़त्म करना चाहिए, ये एम्बिगिटी को क्रिएट करता है। ये मसले हमारे ख़त्म करना चाहिए, ये मसले हमारे ख़त्म करता है, ये क्रिएट करता है। इसको समझने का तरीका ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है हमारी, द रिलेशन विच ग्रामर हैज़ टू लैंग्वेज इज़ व्हाट फिलॉसफी हैज़ टू साइंस। लैंग्वेज आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। ग्रामर रूल्स हैं जो लैंग्वेज को सेट करता है, सेट राइट करता है जब आप गलत यूज़ करोगे लैंग्वेज का। फिलॉसफी यही काम करेगी साइंस के लिए, ऐसा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स का मानना है कि इसको इसमें लिमिटेड रखो। ग्रामर इक्विप्स अस विद रूल्स, philosophy should also do that. It should just establish rules whereby it can be determined कि कोई particular scientific assertion सही है या गलत। बस इतना काम है इसका। ये जो खुद निकल जाता है ontology, metaphysics, ये सब एस्टैब्लिश करने, ये अपने दायरे से बाहर निकल जाता है। ये ना करे। अब ये जो इन्होंने फुल फ्लेजेड हल्ला बोल दिया मेटाफिजिक्स पे या ट्रेडिशनल फिलॉसफी पे, इंक्लूडिंग लॉजिकल एटमिज्म, इसमें नेसेसरी है दो चीज़ें समझना, टू बेसिक टेनेट्स। फर्स्ट, a distinction that they adhere to between what is an analytical statement and a synthetic proposition. एक तो ये समझना ज़रूरी है इनके जो द केस विच दे आर ट्राइंग टू मेक, to understand that you have to understand analytic and synthetic proposition which you must have by now, क्योंकि हम इसको बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। And secondly, their criteria for determining when a proposition is cognitively meaningful. Cognitively meaningful कब है कोई सेंटेंस, और इसी को वो कहते हैं वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, which I told you one of the two things which you need to understand in logical positivism is verification principle. Let us start with analytic और synthetic में क्या डिफरेंस है, ये होते क्या चीज़ें हैं। Consider by way of introducing the distinction the two propositions. Simple propositions है, all husbands have a head, सर गर्दन पे सभी हस्बैंड्स के होता है, और दूसरा ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड। ये दो सेंटेंसेस है आपके सामने, दो प्रोपोजिशंस है। ऑल हस्बैंड्स हैव ए हेड ऑन देयर शोल्डर्स एंड ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड, ये दो स्टेटमेंट्स है आपके सामने। दोनों प्रोपोजिशंस आर ट्रू,
येट दे डिफर इन हाउ दे आर ट्रू। सही कैसे हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स, उसमें डिफर करते। सही तो हैं दोनों। देखिए पहले वाले को हम देखें, ऑल हस्बैंड्स हैव अ हेड ऑन देयर शोल्डर्स। दिस हैपन्स टू बी ट्रू फॉर एवरी हस्बैंड। जो भी हस्बैंड है उसके सर तो है ही। वी नेवर सी अ हस्बैंड विदाउट अ हेड, बट and this is an important point, it would be possible for us to imagine a husband who has no head. कैसे? Imagine a man who is born without a head. He lived on, say, machines के जरिए। He was fed through tubes, वेंटिलेटर पे है पूरी जिंदगी, और फिर इसकी एक दिन हमने शादी करा दी। So technically this man is now a husband. He is exactly like any other man in this particular aspect, husband के मामले में। husband तो ये है, but he does not have a head. So there is a possibility of this. husband है लेकिन head नहीं है। ये हो गया पहला वाला। है तो ये सही, लेकिन बट पॉसिबिलिटी है इसके गलत होने की। ऑल हस्बैंड्स हैव हेड। अब जो ये दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड, इसका ये भी सही है ये वाला स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट मेयरली ट्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम वो कंसीव भी कर सके वो सिचुएशन जहाँ पे हस्बैंड होगा पर मैरिड नहीं होगा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी सच सर्कमस्टांसेस। जैसे भी आप सोचे, हेडलेस सोचे, कुछ भी सोचे, द पर्सन हैज़ टू बी मैरिड टू बी अ हस्बैंड। इट डज नॉट मेयरली हैपन टू बी द केस दैट ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड। इट्स ये ऐसे ही नहीं है कि कोई कोइंसिडेंस है। इट फॉलोज फ्रॉम द वेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड हस्बैंड दैट एनीवन हु इज अ हस्बैंड नेसेसरीली इज मैरिड। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एनालिटिक और सिंथेटिक प्रोपोर्शंस में डिफरेंस। वी कैन thus see that if anyone were in doubt about the truth of these propositions, तो आपको क्या करना है, तो इनका ट्रूथ आपको एस्टेब्लिश करने के तरीके एंटायरली डिफरेंट है दोनों स्टेटमेंट्स के। पहला स्टेटमेंट, ऑल हस्बैंड्स हैव अ हेड। इन ऑर्डर टू प्रूव द फर्स्ट proposition true, you would actually have to observe every single husband that has ever existed, that is existing and that will exist, तब जाके ये वाला साबित हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। ज़ाहिरी इन्वेस्टिगेशन है, दुनिया में आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई फाउंड इट, इट इज़ ट्रू। सम सॉर्ट ऑफ एक्चुअल सर्वे इज नीडेड। जो हस्बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं उनको चेक करना पड़ेगा इस आपके पास हेड है कि नहीं। बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज नीडेड फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड। इसके लिए सर्वे नहीं करना पड़ेगा। One does not have to conduct any investigation to prove that the proposition all husbands are married is true. इसमें आपको सिंपली क्या करना है, मीनिंग अंडरस्टैंड करनी है। हस्बैंड होता क्या है? जब आप इस वर्ड को समझोगे, हस्बैंड वर्ड को, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, you can see कि part of its meaning is that all husbands are married. Part of its meaning is that husband means the same as married male. Thus the proposition can be seen to be true without any sort of empirical investigation at all. इसमें कोई empirical investigation करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद से बता सकते हैं सिंथेटिक और एनालिटिक में डिफरेंस। प्रपोजिशंस जिनमें कुछ एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है उसको सिंथेटिक कहेंगे, while those whose truth follows from the very meaning, they are analytic statements. लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स का ये मानना है दैट एवरी सिग्निफिकेंट प्रोपोजिशन मस्ट बी आइदर एनालिटिक और सिंथेटिक। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपको याद होगा कांट डिसएग्रीज, करेंगे उसके बारे में टुवर्ड्स द एंड बात। ये क्या कहते हैं, स्टेटमेंट नेसेसरली इन्हीं दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, बट नन ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी बोथ। ब्रॉडली स्पीकिंग, एनालिटिकल propositions belong to formal logic. कहने का मतलब दे आर ट्रू बाय वर्च्यू ऑफ देयर फॉर्मल स्ट्रक्चर,
while synthetic propositions are like propositions of science. They require empirical investigation before their truth can be established. इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, analytical propositions are so because since their predicate is contained in the definition of subject term, all that the proposition is doing to assert something of the subject that is obtained by analysis of the subject term. इसीलिए इसको एनालिटिकल कहते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट टर्म हस्बैंड इसको एनालाइज करना है, ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड, ही इसका ट्रूथ एस्टेब्लिश हो जाएगा, इसलिए इसको एनालिटिकल भी कहते हैं. सो हियर यू वेरीफाई अ प्रोपोजिशन बाय एग्जामिनिंग द वर्ड्स दे कंटेन. तो आपने उनकी एनालिसिस की, एनालिटिकल स्टेटमेंट. सिंथेटिक प्रोपोजिशन ऑन द अदर हैंड, इसको ऐसा क्यों बुलाते हैं? बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग टुगेदर, सिंथेसिस, मेकिंग अ सिंथेसिस ऑफ टू लॉजिकली अनरिलेटेड टर्म. The desk is brown. Brown or desk are unrelated terms. Husband and head, unrelated terms. Hence, they can be verified only by observation. Empirical investigation के बाद ही इस रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है या नलिफाई किया जा सकता है. एक और कॉन्सिक्वेंस है इस डिस्टिंक्शन का जो हमने अभी एस्टेब्लिश किए इन दो सेंटेंसेस में. Analytic propositions, it was held, do not refer to the world in the way in which synthetic propositions do. अब दूसरा कंटेंशन क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स कहते हैं कि कायनात के बारे में जो ज़ाहिर दुनिया है बाहर हमारे, उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट सेम तरीके की बात नहीं कह रहे. द ट्रूथ दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, दे आर नॉट द सेम. From the truth of an analytical proposition, we cannot infer the items mentioned by the terms that the propositions exist. एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन से ये नहीं साबित होता कि वो चीज़ ज़ाहिरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि नहीं. 1+1=2, दैट डजंट मीन कि कोई चीज़ दुनिया में है जहाँ पे 1 और 1 ऐड होकर 2 बना है. ये ऐसा कुछ नहीं बताती एनालिटिकल प्रोपोजिशन. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, जैसे ऑल जाइंट्स आर जाइंट्स, ये एक एनालिटिकल स्टेटमेंट है. बिकॉज जो इसका प्रेडिकेट है आर जाइंट्स, इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वर्ड जाइंट. ऑल जाइंट्स आर जाइंट्स. ठीक, लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जाइंट्स. वी कैन नॉट इन्फर दैट देयर एग्जिस्ट एनी जाइंट्स. और इसके बरक्स a proposition like this desk is brown, इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि कायनात में एटलीस्ट एक तो डेस्क है कहीं जो ब्राउन है. तो सिंथेटिक स्टेटमेंट्स रेफर टू द वर्ल्ड आउटसाइड, एनालिटिकल प्रोपोजिशंस डोंट. ये जो डिफरेंस है दोनों में, दोनों प्रोपोजिशंस में, इसको इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स यूज करते हैं वो कहते हैं एनालिटिकल स्टेटमेंट्स आर ट्रिवियल while synthetic propositions are informative. ये वर्ड्स इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? Trivial in the sense that although they appear to be talking about items in the world, upon analysis it is seen that they make no such claim about the world. इसलिए trivial. This was put by saying that they are true merely in virtue of their logical form or by definition, or by saying that they are assertions about words themselves. They are not assertions about the real world. That's why they are trivial. Synthetic proposition को informative क्यों कहा? They purport to make some claim about reality, इसीलिए they are informative. And when they are true, they in fact do make such a claim. अब आसान है हमारे लिए आगे बढ़ना. और जब रसल और वाइट हेड ने लॉजिकल टेक्निक्स को डेवलप किया, जिसके बारे में हमने बड़ा डिटेल में देखा, मैथमेटिकल और लॉजिकल टेक्निक्स इन प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसमें जब उन्होंने डेवलप किया तब और भी आसान हो गया एनालिटिक और सिंथेटिक स्टेटमेंट्स में डिफरेंस. लेकिन मसला ख़त्म नहीं हुआ एनालिटिक और सिंथेटिक डिवाइड करने में. How can we tell when a synthetic proposition or one which purports to be about the world is significant? That is, it is not nonsensical statement. जैसे all giants are blue colored, एक synthetic statement है, क्योंकि giant word में blue color is not
पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। अब ये तो ज़ाहिरी दुनिया के बारे में बात हो रही है। द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बेनेवोलेंट, द क्वीन ऑफ नेपाल इज अ मुस्लिम। ये सारे स्टेटमेंट, ये हम कैसे बोले कि ये नॉनसेंसिकल नहीं है, सिंथेटिक तो है। ये अब अगला मसला है। एनालिटिक तो सही होगा हमेशा या तो कॉन्ट्रडिक्टरी होगा, वो तो देख लेंगे बाद में, वो मसला नहीं है। सिंथेटिक पे मसला है सारा। जैसे मतलब ये तो मैंने ट्रिवियल एग्जांपल दिए छोटे मोटे, जहाँ पे ये मैटर करेगा। जैसे ये गॉड एग्जिस्ट्स इन ए हेवनली प्लेस, क्या ये स्टेटमेंट भी सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स इसके लिए सिग्निफिकेंट वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इट मीन्स इज नॉट सेंसिकल। ये हम कैसे देखेंगे? ये स्टेटमेंट जो है, गॉड एग्जिस्ट्स इन ए हेवनली प्लेस, इट इज अबाउट द वर्ल्ड, बट इज इट? सवाल ये है, सिंथेटिक स्टेटमेंट्स आर अबाउट द वर्ल्ड, लेकिन अपेरेंटली आप लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हो जाए 2 मिनट के लिए, ये तो नहीं है अबाउट द वर्ल्ड। तो क्या है प्रॉब्लम इसमें? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिविस्ट्स ने एक टेस्ट डिवाइस किया जो एस्टेब्लिश करेगी सिंथेटिक प्रोपोजिशंस की सिग्निफिकेंस। क्या दिस इज अ सिग्निफिकेंट प्रोपोजिशन। ये मेथड है व्हाट वी कॉल द वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया, the one thing we need to understand from logical positivism. एनी प्रोपोजिशन जो इस टेस्ट से पास होगी उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन ए फैक्चुअल सेंस। इफ इट फेल टू पास द टेस्ट, इट मस्ट आइदर बी एनालिटिक and hence it's not a statement about the world, or it is non-significant, that is nonsensical. All propositions that therefore aim to express genuine knowledge about the world must pass the test of being empirically verifiable. अगर एम्पेरिकली वेरीफाइबल नहीं है तब वो स्टेटमेंट या तो एनालिटिक है, इसलिए वो दुनिया के बारे में है ही नहीं, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले, और दूसरा इट इज़ नॉनसेंसिकल। तो हमारे पास अब 3 तरीके के स्टेटमेंट्स आ गए। एनालिटिकल सही है पर दुनिया के बारे में नहीं है। सही क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर लॉजिकल फॉर्म। नॉनसेंसिकल है, दैट मीन्स वो दुनिया के बारे में है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग इन सेंसेस दैट कैन, जो उसको ग्रास्प कर सके। अब हमारे पास बचा तीसरा टाइप, दैट इज साइंस फॉर देम, कि जो सिंथेटिक है, बाहरी दुनिया के बारे में है और वेरीफाइबल भी है। अब क्या है ये वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया? इसके बारे में इतनी बात कर रहे, क्राइटेरिया बताइए आप। इस क्राइटेरिया को हमने देखा जब हम कल रीडिंग कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एस्टेब्लिश किया। स्लिक का पेपर जो हमने डिस्कस किया था कल, रियलिज्म एंड पॉजिटिविज्म का पेपर, उसमें ही गिव्स एटलीस्ट 5 डिफरेंट वेज, और सबसे मशहूर तरीन है उसमें से, उसमें भी है वो, और एजे आयर का भी पब्लिश किया हुआ है, और उनकी वो किताब जो मैंने कल हमने बात की थी कि बहुत मशहूर किताब है, बेस्ट सेलर, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक, 1936 में आई थी। उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं, क्या कहते हैं? सिंपल रूल, ए सेंटेंस विल बी फैक्चुअली, नॉट एनालिटिकली, फैक्चुअली, a sentence will be factually significant to a given person if and only if, क्या है क्राइटेरिया वेरिफिकेशन का? if he knows how to verify the proposition that it purports to express। अगर उसको पता है कि जो वो बात कर रहा है या करना चाह रहा है उसको असलियत में कैसे वेरीफाई करें। दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ? if he knows what observations would lead him under certain conditions to accept the proposition as true. What conditions in the real world are needed so that whatever proposition you want to purport, that is true? Or what conditions are required in which it can be rejected as false? इसमें कीवर्ड हमारा है observation. If a person knows what observations would lead for him to establish the truth or falsity of that statement. Observation is the key word. The point of the principle is that
it must be possible to describe what sort of observations would have to be made in order to determine whether a proposition is true or false. कि वो ऑब्जर्वेशन नेसेसरी है डिस्क्राइब करना जो आपकी स्टेटमेंट का ट्रूथ या फॉल्सहुड एस्टैब्लिश कर सकती है. सो यू हैव टू टेल अस कि कैसे इस स्टेटमेंट को सही या गलत साबित करें. अगर कोई ऑब्जर्वेशन है दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड दैट वुड बी रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ ए प्रोपोजिशन. कोई भी ऑब्जर्वेशन जैसे लॉबी में संतरा रखा हुआ है, ये स्टेटमेंट मैंने बालकनी पे बोला आपको. इस स्टेटमेंट का ट्रूथ या फॉल्सहुड एस्टैब्लिश करने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है. क्या है ऑब्जर्वेशन? मुजना प्लीज गो टू द लॉबी एंड सी वेदर देयर इज अ संतरा देयर और नॉट. नाउ ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन का मेथड बताया कि ऑब्जर्वेशन का सेट क्या है, शी हैज टू गो देयर एंड चेक दिस संतरा. इफ इट इज देयर ट्रूथ एस्टैब्लिश हो गया, इफ इट इज नॉट देयर फॉल्सहुड एस्टैब्लिश हो गया. So, if some observation can be described that would be relevant in determining the truth or falsity of a proposition, then the proposition will be significant. If not, then it is meaningless. श्लिक ने इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल यूज़ किया है. इस प्रिंसिपल को का इस्तेमाल उन्होंने एक एग्जाम्पल से दिखाया है. ये कहते हैं श्लिक, सपोज कोई कहता है द यूनिवर्स इज श्रिंकिंग यूनिफॉर्मली. क्या है स्टेटमेंट? कि पूरी कायनात श्रिंक हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली का मतलब कि हर एक चीज़ श्रिंक हो रही है. हमारी मेजरिंग रॉड श्रिंक हो रही है, हम श्रिंक हो रहे हैं, एवरीथिंग इज ग्रोइंग स्मॉलर प्रोपोर्शनेटली. यूनिफॉर्मली का मतलब सब इक्वल प्रोपोर्शन से छोटे हो रहे हैं. कहने का मतलब देयर इज नो डिसर्नेबल और मेजरेबल डिफरेंस बिटवीन थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस. कोई डिफरेंस नहीं है हमारे सामने. सवाल है, वुड इट मेक सेंस टू से दैट द यूनिवर्स हैज श्रंक? यूनिवर्स छोटा हो गया है, श्रिंक कर रहा है. स्लिक कहते हैं नो, सिंस नो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव दैट इट हैज श्रंक. आप मुझे बता ही नहीं सकते हैं कि कैसे मैं इसको वेरीफाई करूं. देयर इज नो वे ऑफ चेकिंग वेदर द यूनिवर्स इज श्रिंकिंग और नॉट. Since the word universe denotes everything that exists, no one even in principle could get outside it. क्योंकि अगर वो outside it जाएगा then he is still within universe. तो universe उससे बाद में ख़त्म होती है. Thus no one could measure any such shrinkage. And thus to assert such a set of words is to assert something nonsensical. तो ये सिर्फ खुदा की बात नहीं हो रही है. अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है. The universe is shrinking uniformly. श्लिक कहते हैं नॉनसेंस. ये स्टेटमेंट नॉनसेंस है. फिलोसॉफिकल थियरीज श्लिक के हिसाब से ऐसी ही बातें करते हैं. यूनिवर्स इज श्रिंकिंग जैसी बातें. श्लिक के वर्ड्स में जब आप कहते हैं, क्या कहा था हमने कि वी डायरेक्टली नेवर परसीव फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑल वी परसीव इज स्मेल, टेस्ट. जो बर्कले ने कहा था, कांट ने भी इन्हें भी कहा था, डिफरेंटली कहा था बट कहा था. तो श्लिक कहते हैं ये ऐसी बात है. इट इज़ आइदर टू अटर ए ट्रिवियलिटी और टू मेक रिमार्क्स दैट इज इफ सिग्निफिकेंट फॉल्स. क्योंकि सबके लिए ऐसे ही है, हर मामले में ऐसे ही है, कैन नेवर बी वेरीफाइड. कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है जो इसको फॉल्सिफाई या इसका ट्रूथ एस्टैब्लिश कर सके. ये नॉनसेंस है. बट इफ ए फिलोसफर होल्ड्स दैट इट इज नाइदर ट्रिवियली एनालिटिक और फॉल्स, then according to Schilk, since it cannot be verified, it will be nonsensical. ना आप मानने को तैयार हैं कि ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ये वाला कि वी नेवर डायरेक्टली परसीव फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. अगर ये एनालिटिकल नहीं है, अगर ये फॉल्स नहीं है, एनालिटिक मतलब ये दुनिया के बारे में है ही नहीं है स्टेटमेंट. फॉल्स का मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू 0 है. अगर ये दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है और ये वेरीफाई भी नहीं हो पा रहा, तब ये नॉनसेंस है. Since no possible observation can be described, that will determine it to be either true or false. So it is a nonsensical statement. एक और चीज़ आप
एक और एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक और डिस्टिंक्शन जब हम और क्लैरिफाई करेंगे और बेहतर होगा आपके लिए समझना। एक हो गया कि वो स्टेटमेंट जो वेरीफाई हो सकते हैं, जो वेरीफाई हुए हैं, और दूसरा हो गया जो वेरीफाई हो सकते हैं। दोनों पार्ट हैं साइंस का। टू पुट इन अदर वर्ड्स, एक होगी प्रैक्टिकल वेरीफाइबिलिटी। संतरे का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, उठ के संतरा देखा, हाँ है, ट्रूथ वैल्यू एस्टैब्लिश्ड। उठ के संतरा देखा, नहीं है, ट्रूथ वैल्यू उसकी एस्टैब्लिश हो गई कि फॉल्स है। ये हो गया प्रैक्टिकल वेरीफाइबिलिटी। दूसरा हो गया वेरीफाइबल इन प्रिंसिपल। हम यूके में बैठे हैं, संतरा कश्मीर में है, लॉबी में। मैं कह रहा हूँ अरसलान संतरा है, ये भी साइंटिफिक स्टेटमेंट है। हमारे लिए इस वक्त चेक करना पॉसिबल नहीं है, बट हम इसकी फॉल्सिटी या ट्रूथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर चाहें, या फ्यूचर में जब कोई मेथड हो वहाँ जाने का। टेक एन एग्जाम्पल, देयर इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेंगे साइंटिस्ट। लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात कर रहा हूँ। दिस प्रपोजिशन हैज नेवर बीन वेरीफाइड बाय एनीवन, राइट? कभी हमने इसको एस्टेब्लिश नहीं किया, कोई हमको अभी तक लाइफ का अवशेष नहीं मिला है ज़मीन से बाहर। अवशेष मतलब एविडेंस। येट इट इज़ अ प्रपोजिशन दैट इज़ वेरीफाइबल। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेप्स वी नीड टू टेक इन ऑर्डर टू वेरीफाई इट। जैसे यूके में मैंने कहा लॉबी में संतरा है, इसके लिए स्टेप्स मैं बता सकता हूँ अरसलान को। अरसलान, टेक गेट योर टिकट्स, गेट योर वीज़ा, टेक ए प्लेन, गेट डाउन इन श्रीनगर, move 55 kilometers south, you will reach this place, this is the address, go into the home and check। प्रॉपर मेथड मैंने बता दिया कि लॉबी इज दिस, यहाँ पे जाना। वी मस्ट फर्स्ट फाइंड सम मीन्स ऑफ गेटिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स टू एस्टैब्लिश एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है कि नहीं, एंड देन वी विल हैव टू चेक देयर एंड वी विल सी इफ लाइफ इज देयर और नॉट। और अगर हमको वो लाइफ मिली वहाँ पे, देन द स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। नहीं मिली तो फॉल्स। मेथड तो है क्लियर। अब इसके बरक्स दूसरा स्टेटमेंट ले, गॉड एग्जिस्ट्स इन ए हेवनली प्लेस। बताएं जरा इसका प्रोसीजर, कौन सी कंडीशंस है विच विल रिवील दिस प्रोपोजिशन टू बी ट्रू। व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, इवन इन प्रिंसिपल, नॉट इन एक्चुअल। प्रिंसिपल में इसको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करें। देयर इज नो सच रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन विच वी कैन मेक। आपके मन में शायद आर्ग्यू हो गया होगा कि होने दो मौत, फिर खुद वेरीफाई हो जाएगा, फिर पता चलेगा खुदा है कि नहीं। ये कहना इज सिंपली अनदर वे ऑफ स्टेटिंग कि नो ऑब्जर्वेशन इन प्रेजेंट वर्ल्ड इज पॉसिबल। तो यही हुआ ना। Since no conceivable way of verifying this proposition, even in principle, exists, this sentence expresses no proposition at all. It is not a cognitively significant utterance. अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स कहते क्या हैं और साइंटिफिक मेथड है क्या। आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स लेते हैं विटगेनस्टाइन के, कार्नाप के और एजे आयर के। लॉजिक पॉजिटिविज्म अक्सर कहा जाता है विटगेनस्टाइन के ट्रैक्टस के स्टेटमेंट से शुरू हुआ कि फिलॉसफी इज नॉट ए थ्योरी बट एन एक्टिविटी। इनके हिसाब से, अब आपको दिख जाएगा कि विटगेनस्टाइन यही बातें कह रहे थे। इनके हिसाब से फिलॉसफी इज नथिंग बट एनालिसिस एंड डिस्कसिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। याद करें पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। एंटायर फैब्रिक ऑफ लैंग्वेज कैन बी एनालाइज्ड इन कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसको हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं बाई इन सिंपल स्टेटमेंट्स। A simple proposition is a mirror. It's a reflection of reality. वो मैट, कैट ऑन द मैट और लैंग्वेज में कैट ऑन द मैट, दोनों का फॉर्मल स्ट्रक्चर सेम होगा। विच इज सिंपल proposition is a mirror or reflection of reality. If proposition is correspondent to facts, it is true. लैंग्वेज में बोला कैट इज ऑन द मैट, रियलिटी में देखा एक मैट है उसके ऊपर एक कैट है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू प्रोपोजिशन, अदरवाइज फॉल्स। फिर से वही मिसाल, प्रेजेंट किंग ऑफ
France is benevolent. There is no present king of France. False. The mango is sweet. मैंगो को टेस्ट किया, स्वीट था. ओके, ट्रू. Thus, it follows that logical analysis of language that each linguistic expression is directly or indirectly connected with some or other facts or experience. हर कोई linguistic expression related होता है objects of fact के साथ. इसका मतलब हुआ कि कोई भी linguistic expression fail होता है if it fails to show any connection with any fact, then it's a pseudo proposition. Wittgenstein के हिसाब से it is not merely connected with any fact, but it is impossible to think that it is connected to any fact. For example, God exists. ये ना ही एक सही statement है ना ही एक false statement है, because there is no fact to which we can think of connecting it. It's a pseudo proposition. विटगेनस्टाइन के हिसाब से मेटाफिजिकल लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है और इसकी जो प्रॉब्लम्स है ये अनरियल है, खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम्स है. ये प्रॉब्लम्स क्यों इमर्ज हुई हैं? ये इसलिए हुई हैं बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस अब्यूज ऑफ लैंग्वेज. गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना. आपको पता है लेटर विटगेनस्टाइन थोड़ा सा डिफर करेंगे, थोड़ा सा क्या काफ़ी डिफर करेंगे कि अलग ही फिलॉसफी माना जाता है उसको. Hence, it is the business of philosophy to remove the veil of secrecy and to show that metaphysical problems are unreal. Wittgenstein refused करते हैं to consider metaphysical statements as propositions because by definition they transcendent experience. इसलिए वो propositions ही नहीं है, इसलिए वो verify नहीं हो सकती, इसीलिए उनको reject करना चाहिए as meaningless. Metaphysicians claim करते हैं कि these are not based upon external experience but internal experience. ऐसा भी कहते हैं बहुत सारे मेटाफिजिशियन. विटगेनस्टाइन इसको मानते नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. He says that they cannot be known unless they are expressed. Once expressed, these should be linked with some objective reality and therefore be verifiable. लेकिन metaphysical statements are unverifiable. Therefore, they cannot be claimed to be based upon any experience. On the basis of verification theory, Wittgenstein claim करते हैं कि metaphysical statements they are deprived of objective referent, जिस चीज़ को वो रेफर करते हैं वो स्टेटमेंट, इस वजह से वो अनवेरीफाइबल है. तो एक कोई कमेंट था फ्रॉम विटगेनस्टाइन. कारण आपका क्रिटिसिज्म इससे भी थोड़ा हैवी है. विटगेनस्टाइन ने क्यों रिजेक्ट किया मेटाफिजिक्स को? ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव रेफरेंट, कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव थिंग आउट देयर टू विच दीज स्टेटमेंट्स रेफर. कारण आप आगे बढ़ते हैं. He rejects it because linguistic analysis of metaphysical statements show that they are devoid of any meaning or sense. कि ये बातें ही senseless हैं. They in themselves are senseless talks. इनके हिसाब से metaphysical statements are sterile without any meaning. ये कहते हैं कि they might have literal meaning, लेकिन अगर आप analyze करेंगे उन statements को, they are all senseless statements. कारण आप criteria establish करते हैं, कहते हैं हमको क्या क्या चीज़ें analyze करनी चाहिए statement के. कहते हैं ये फ्रॉम विच सेंटेंसेस एलिमेंट्री सेंटेंसेस आर डिराइव्ड, ये हमको देखना है. व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज एलिमेंट्री सेंटेंसेस. ये रूल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे अभी, वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. और ये जो एलिमेंट्री सेंटेंसेस हमने बनाए, व्हाट आर द रूल्स जो डिटरमिन करेंगे कि दे आर ट्रू और फॉल्स, या हाउ कैन वी वेरीफाई एलिमेंट्री सेंटेंसेस. है क्या इन सेंटेंसेस के मीनिंग? कारण आप ये कहते हैं हमको ये काम करना है, फ़लसफ़े का काम ये है. जब आप इन रूल्स को, जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे और मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन या साइंटिफिक एक्सप्रेशन, इन दोनों पे इसको अप्लाई करोगे, यू वुड रियलाइज मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन इट्स अ फार्स. झूठ है सब कुछ, मीनिंगलेस है, बकवास है, कुछ है ही नहीं जो ये बोल रहे हैं. इट इज़ जिबरिश. साइंस इज़ रियल थिंग. एक एग्जाम्पल ले लीजिए. कहते हैं गॉड एक वर्ड है, आपको लगता है इट डिनोट्स समथिंग, वी आर रेफरिंग टू समथिंग, दिस इज नथिंग, मीनिंगलेस वर्ड है. कहते क्या होता है गॉड? कोई नहीं डिफाइन कर पाएगा. कहते कि ही इज ए पर्सन
फॉर सम, फॉर अदर्स ही इज इम्पर्सनल। इन दोनों टर्म्स में इसको समझना इम्पॉसिबल है कि है क्या है। कुछ के लिए ही इज आउटसाइड द वर्ल्ड, कुछ और के लिए ही इज विद इन द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए ही इज बियॉन्ड एक्सपीरियंस, कुछ लोगों के लिए ही इज विद इन एक्सपीरियंस। कहते हैं वर्ड ही नहीं डिफाइन हुआ तो उसको सेंटेंस में यूज कैसे करें। गॉड इज मर्सीफुल, व्हाट इज इट दैट इज मर्सीफुल, वी डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। तो ये कहते हैं इस वजह से ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर कंट्राडिक्टरी। किसी के लिए पर्सनल, किसी के लिए नहीं, दीज वर्ड्स आर नॉट डिफाइंड। कहते हैं पूरा मेटाफिजिक्स यही है। ऑल द एक्सप्रेशंस विच आर यूज्ड इन मेटाफिजिक्स आर लाइक दिस। अब ये एक्चुअल मेटाफिजिकल स्टेटमेंट एक लेंगे, जैसे ऑल रियलिटी इज मेंटल। हेगेलियन कंस्ट्रक्ट भी कुछ हद तक यही है, बर्कले का कंस्ट्रक्ट भी कुछ हद तक यही है। देखें अब, कहते हैं इट इज़ इनकॉम्प्रहेंसिबल एज टू व्हाट वी मीन बाय ऑल। क्या होता है ऑल? वी कैन एक्सपीरियंस दिस और दैट, वी कैन नेवर एक्सपीरियंस ऑल। आप जब इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं आपको लगता है कि ये किसी चीज़ को डिनोट कर रहा है, ऑल को, लेकिन ऑल को देखने के लिए यू हैव टू बी आउटसाइड ऑल। बट वंस यू आर आउटसाइड ऑल, दिस इज नॉट एट ऑल। So you can never actually experience all. Therefore, it can be concluded that metaphysical expressions are utterly devoid of any meaning. उनकी तरह नहीं कि there is no nothing that it refers to. Wittgenstein की humble criticism नहीं हो रही है। Carnap is like no, ये क्या रेफर करेगा किसी चीज़ को, ये बात ही बेहुदा है, ये मीनिंगलेस है, इसीलिए अनवेरीफाइबल है। बाकी लोगों का मसला क्या है कि ये अनवेरीफाइबल है, इनका मसला है कि ये मीनिंगलेस है इसलिए अनवेरीफाइबल है। आप रुके क्यों, एक स्टेप आगे बढ़े। अभी कहते हैं कारनाप आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कभी कभार मेटाफिजिशियन मीनिंगफुल वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। ऐसे केस में क्या करे तो मेटाफिजिक्स का कहते हैं ना, जिस तरीके से यूज़ करते हैं वो फिर से मीनिंगलेस होता है। द सिंटेक्स ऑफ सच ए सेंटेंस इज सच दैट द होल सेंटेंस बिकम्स मीनिंगलेस। और इसमें वो एग्जाम्पल इन्होंने तो यहाँ दिया नहीं है जिस टेक्स्ट से मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल आएगा कॉगितो एर्गो सम का। आई थिंक देयरफॉर आई एम। कहते क्या होता है ये एम? आई एम के बाद कुछ होता है। आई एम ए पोटैटो, कुछ होता है इसके बाद, एम नहीं यूज़ होता इस ऐसे सेंटेंसेस में। तो ऐसे सेंटेंसेस को कारनाप कहते हैं जिसमें मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं लेकिन सिंटेक्स मीनिंगलेस होता है, उनको वो सीडो कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। फिर कहते हैं ये कि जब ये क्रिटिसिज्म, ये सीवर क्रिटिसिज्म आप लगाते हैं, फिर मेटाफिजिशियंस क्लेम करते हैं और तुमको क्या पता, तुम आम आदमी, ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, when you become an elevated person you would have developed extraordinary powers of intuitive knowledge, and then you would have these rational insights. For example, if a blind man rejects color, if a blind man rejects color, जो एक normal person देख सकता है, because he has not experienced it, then it would simply mean running away from the fact. मेटाफिजिक्स भी यही है। कारनाफ साहब आपको नहीं दिखता इसका मतलब है नहीं। कारनाफ इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं। इनके हिसाब से no statement can earn the title of meaningfulness until and unless it is fully supported by empirical evidence which may validate or invalidate it. ये हो गए कारनाप के कमेंट्स इस पे। Needless to say, all of these theories are subject to criticism. लेकिन अभी हम लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। एजे आयर साहब क्या कहते हैं? ही मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स। अब ये एक और कदम आगे बढ़ के कहते हैं ये है ही नहीं फ़लसफ़ा, ये जो कर रहे हैं फ़लसफ़ा तो हम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि ये क्रिटिसिज्म इनका ये नहीं है कि इन्होंने साइंस और दूसरे को डिवाइड किया। नो, साइंस फॉर देम इज़ ऑल द नॉलेज दैट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग एल्स इज़ रबिश। तो यहाँ पे अब वो साबित हो जाएगा। आयर इज सेइंग कि मेटाफिजिक्स इज़ नॉट फिलोसफी एट ऑल। ये कहते हैं कि फिलोसफी और साइंस क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन मेटाफिजिक्स का कोई रिलेशन ही नहीं है फिलॉसफी के साथ, बिकॉज मेटाफिजिक्स इज रिलेटेड टू दोज रेलम्स विच हैव नो कनेक्शन विद ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स।
और मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स वेरीफाइबल हैं नहीं. Thus, these are not only distinct but they are mutually exclusive. हो ही नहीं सकते इनके बीच में, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इनको रिजेक्ट करना चाहिए. If philosophy is meaningful, metaphysics is meaningless. If philosophy is senseful, this is metaphysics is senseless. आयर कहते हैं, टेक द एग्जाम्पल, concept of God cannot be empirically verified. Metaphysicians claim that God can be known through intuition. However, it can be argued that intuition cannot be verified scientifically. In fact, there is no criteria to distinguish between intuition and hallucination. आयर के हिसाब से एग्जिस्टेंस दो किस्म की होती है, एम्पेरिकल विच इज़ एक्सपीरियंशियबल, जो आप अपने सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, एंड हेंस वेरीफाइबल, या ट्रांसेंडेंटल, दैट विच इज़ बियॉन्ड एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल. प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन को इस्तेमाल करके कोई फैक्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं. एनी स्टेटमेंट विच इज़ नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन इज मीनिंगलेस. आयर के लिए ऐसी प्रोपोजिशंस को ये सीडो स्टेटमेंट्स कहते हैं, जैसे गॉड इज इन द हेवन. इसकी कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड एक्सपीरियंस. आयर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, आयर ने स्टेटमेंट्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन अप्लाई करके 3 तरीके के स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं. एक है वेरीफाइबल, समझ आ ही गया होगा अब तक आपको कि ये क्या है. दूसरा वेरीफाइबल इन प्रिंसिपल, ये भी आपको समझ आ ही गया होगा. दैट मीन्स इस वक्त वेरीफाइबल नहीं है, बट गिवन द सूटेबल apparatus इट कैन बी वेरीफाइड. वही, हम यूके में हैं, संतरा कश्मीर में है. पहला वाला, हम भी कश्मीर में हैं, हम बालकनी पे हैं, संतरा लॉबी में है, वेरीफाइबल है, अभी जाओ देखो. नॉन वेरीफाइबल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. तीसरा, दो स्टेटमेंट्स विच आर इम्पॉसिबल टू वेरीफाई, हो ही नहीं सकते वेरीफाई. ये मैंने आपको इससे पहले ये 3 स्टेटमेंट्स का डिस्टिंक्शन बता दिया था. ये एक और डिस्टिंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे मसला और इंटरेस्टिंग हो जाता है और पेचीदा भी. स्ट्रॉन्ग वेरीफाइबिलिटी और वीक वेरीफाइबिलिटी, ये भी आया था कल वाले टेक्स्ट में. स्ट्रॉन्ग वेरीफाइबिलिटी होती है दैट विच आर प्रैक्टिकली वेरीफाइबल, और वीक वेरीफाइबिलिटी दैट इज नॉट डायरेक्टली और प्रैक्टिकली वेरीफाइबल बट माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर, जैसे लाइफ ऑन मार्स. इसको आगे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मसले अब बढ़ेंगे इस स्टेटमेंट से, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट जो भी फलसफा आपने अभी तक पढ़ा होगा वो सही ही लगा, लेकिन द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स. स्ट्रॉन्ग और वीक वेरिफिकेशन होता क्या है, ये जो इन्होंने डिस्टिंक्शन की. शिलिक ने जो वेरिफिकेशन प्रिंसिपल अपना बनाया ना, उसको हम कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन प्रिंसिपल है. Strong verification requires propositions to be conclusively verified on the basis of experience in order to be significant. Otherwise वो nonsense है. लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी प्रोपोजिशन जिनको हम सही मानते हैं वो गलत हो जाएंगी. यूनिवर्सल प्रोपोजिशन तो सभी फेल हो जाएंगी, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल. ऑल मैन को कोई पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन, क्योंकि ऑल मैन को आप देख ही नहीं सकते हैं कभी. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंक्लूसिवली वेरीफाई ए यूनिवर्सल प्रोपोजिशन. तो इस वजह से स्लिक के लिए बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट करो इन सारे स्टेटमेंट्स को, ये मीनिंगलेस है. अलबत्ता स्लिक को ये तो पता थी इन स्टेटमेंट्स की यूटिलिटी है, ये एंटायरली मेटाफिजिक्स की तरह नॉनसेंसिकल नहीं है. तो ये इनको, लेकिन जो इन्होंने खुद क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से तो नॉनसेंस है. तो स्लिक कहते हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट नॉनसेंस, दीज आर सिग्निफिकेंट नॉनसेंस. सिग्निफिकेंट वो वर्ड यूज़ नहीं करते हो तो इम्पॉर्टेंट कहते हैं, बट यू कैन सी द डबल स्टैंडर्ड आर कमिंग इन. वो खुल रहा है, वो मसले पैदा हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा. अब देखे और मसला अब क्या होगा, आयर साहब क्या कह रहे हैं. ये जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, क्योंकि द एक्स दैट यू यूज्ड टू डिस्ट्रॉय मेटाफिजिक्स, दैट एक्स इज ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग साइंस नाउ. अब आयर इस इनकन्सिस्टेंसी के साथ डील करते हैं. लैंग्वेज, ट्रूथ और लॉजिक, वही किताब बार बार. ही रिजेक्टेड द वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन. स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकती कभी.
Instead, he accepts only verification which we can call weak verification. एक तो अगर वीक वेरिफिकेशन किसी सेंटेंस का हो सकता है, किसी प्रोपोजिशन का हो सकता है, देन इट इज हायर के लिए सिग्निफिकेंट. अब ये क्या है? ए प्रपोजिशन कैन बी वेरीफाइड इन द वीक सेंस. अगर आपको एक्चुअली प्रपोज ये नहीं करना वेरीफाई, यू हैव यू जस्ट हैव टू शो इट्स प्रोबेबल बाय वेरिफिकेशन. कहने का मतलब ऑल मैन, आपको ऑल मैन आर मॉर्टल, उसमें आप ऑल मैन को देखने की ज़रूरत नहीं है. आप दिखा दीजिए जितने मैन हमने देखे दे आर ऑल मॉर्टल, आपका वेरिफिकेशन वीक वेरिफिकेशन प्रिंसिपल से मसला हल हो गया. मेटाफिजिकल स्टेटमेंट वीक वेरिफिकेशन से भी नहीं हो सकते प्रूव, दे आर नॉनसेंसिकल. यूनिवर्सल प्रोपोर्शंस हो सकते हैं वीक सेंस से प्रूव, तो ये हो गया साबित. आपको दिख रहा होगा ये तो हो गया खुद से, अब कुछ भी कह देना. मतलब पहले आपने एस्टेब्लिश किया अपना बिलीफ, अब उस बिलीफ को साबित करने के लिए अपने रूल्स को आप एडिट कर रहे हैं. आपको ये दिख गया होगा. इस वजह से यहाँ आ जाता है बहुत स्ट्रांग क्रिटिसिज्म लॉजिकल पॉजिटिविज्म का. लेज़रोविट्स कहते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं आयर को इसके लिए कि ये कैसे हिपोक्रेसी है. दैट यू सपोर्ट वीक वेरिफिकेशन ऑन द ग्राउंड दैट वीक एंड स्ट्रांग आर, ये you support this weak verification but you reject strong verification. This is hypocrisy because the difference between the two is none. It's only relative. क्या डिफरेंस है दोनों में? हर एक चीज़ को वेरीफाई, हर एक मैन को देखना मोर्टेलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, और कुछ मैन को देखना, इसमें डिफरेंस सिर्फ डिग्री की है, प्रिंसिपल की कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो आपने एक को कैसे रिजेक्ट किया, दूसरे को एक्सेप्ट किया? इट डज नॉट मेक सेंस टू एक्सेप्ट वीक वेरिफिकेशन विदाउट यूजिंग एनी टर्म ऑन स्ट्रांग वेरिफिकेशन. अब आयर साहब को जब क्रिटिसिज्म आई उनके सामने तो ही करेक्टेड हिज व्यू. अब क्या कहा उन्होंने? स्ट्रांग वेरिफिकेशन इज पॉसिबल फॉर सम प्रोपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल देयर इज पेन इन माई नी, इसके लिए स्ट्रांग वेरिफिकेशन पॉसिबल है. और आयर ने एज स्टेटमेंट्स को बेसिक प्रोपोजिशन बोला. एंड then he started accepting that propositions are significant if they are either strong or weakly verified. अब दोनों ने उनको एक्सेप्ट किया इस क्रिटिसिज्म को अंदर लेकर. Thus, according to Iyer, a proposition is meaningful if we can discover some practical or demonstrable instances. Finally, Iyer यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना फलसफा. However, if we follow such criteria, तब हमारे पास और मसले ख़त्म होते हैं, खड़े होते हैं. बहुत सारे हिस्टोरिकल और साइंटिफिक स्टेटमेंट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं. तो ये एडिट होता गया आ गया. Now there are two tidbits which we need to attend to and with that we land. एक है, अब इसका जिक्र हो चुका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन. यहाँ पे भी आप देखेंगे अब मसला पैदा होगा. कारनाप के हिसाब से अगर हम किसी प्रोपोजिशन को वेरीफाई करते हैं and it is actually an effect of something, then the cause is also indirectly verified. कहने का मतलब जैसे लाइट बल्ब इज ग्लोइंग, ये आपने डायरेक्टली वेरीफाई किया, तो इसका कॉज है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी वेरीफाई होगी लेकिन इनडायरेक्टली. ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन में डिफरेंस. हाउएवर दिस लॉजिक राइट नाउ अगर आप ध्यान से देखिए, दिस लेड टू स्पेकुलेशन. व्हाट वाज नॉट परसीव्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. आयर कहते हैं दैट अ प्रोपोजिशन इज इनडायरेक्टली वेरीफाइड बाय एक्चुअली एडिंग मोर प्रोपोजिशंस टू इट. हम एक्चुअली नहीं कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली वेरीफाई, हम डायरेक्टली वेरीफाई कर रहे होते हैं एसोसिएटेड प्रोपोजिशन को. फॉर एग्जांपल कारनाप के हिसाब से द ग्राउंड इज वेट, तो इससे हमने एस्टैब्लिश किया बारिश हुई है, इनडायरेक्टली वेरीफाई किया बारिश हुई है. अब देखिए इसी चीज़ को कैसे आयर साबित करेंगे, नॉट बाय इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन बट बाय ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन. अगर इट रेन्ड इट वाज एन इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन. ये कह रहे हैं द ग्राउंड इज वेट, इफ इट रेन्ड द ग्राउंड मस्ट बी वेट. ये भी डायरेक्ट प्रोपोजिशन है, तो ऐसे वेरीफाई हो जाता है. खैर लेकिन इससे मसले पैदा हो जाते हैं.
बर्लिन इस पे बहुत ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते हैं, और इस वजह से फिर आयर को ही हैज़ टू मॉडिफाई हिज वेरिफिकेशन मेथड बाय एडिंग ए क्लॉज दैट एनी proposition एडेड टू द ओरिजिनल proposition मस्ट themselves बी एनालिटिक और डायरेक्टली वेरीफाइड और इंडिपेंडेंटली इनडायरेक्टली वेरीफाइड। हम उस क्रिटिसिज्म में नहीं जा रहे बियॉन्ड द स्कोप, बट वेयर वी वांट टू रीच वो मैं आपको अगले 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये जब इन्होंने आयर ने अब फर्दर एडिट किया ना अपनी थ्योरी को, तो अलोन्जो चर्च ने, एक अमेरिकन फिलोसफर है, उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका का सिंबॉलिक लॉजिक इस्तेमाल करके उन्होंने साबित किया दैट एनी प्रोपोजिशन कुड बी इनडायरेक्टली वेरीफाइड। अगर अगर हम आयर का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रोपोजिशन साबित कर सकते हैं। एंड एट दैट जंक्चर आयर फाइनली एडमिटेड कि ही वाज नॉट एबल टू डेवलप ए फ्लॉलेस वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग, कि नहीं हो सकता, सिंपल एज दैट। कहीं ना कहीं पे हमको रुकना पड़ेगा। कुछ और टिडबिट्स मेटाफिजिक्स के एलिमिनेशन पे। मेटाफिजिकल थिंकिंग ये फिलॉसफी का कोर रहा है, यही फिलॉसफी रही है हमेशा से। बाय मेटाफिजिक्स वी अंडरस्टैंड बियॉन्ड रियलिटी का डिस्कशन। ये मेटाफिजिक्स ही है थ्रू विच फिलोसफर्स हैव डिस्कस्ड ट्रांस एम्पिरिकल रियलिटी, जैसे गॉड है, सोल है, ये सारी चीज़ें हैं। मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज भी बहुत सारे फिलोसफर्स ने किया है। अगर आप अर्ली फिलोसफी में जाएंगे, हिंदुस्तान में हमने चारवाक देखा, क्रिटिसाइज किया। ग्रीक्स में सोफिस्ट्स ने क्रिटिसाइज किया, डेविड ह्यूम ने क्रिटिसाइज किया, who rejected metaphysics for it contained neither knowledge of relation of ideas nor knowledge of matter of fact. कांट ने क्या किया? He rejected the possibility of human understanding of metaphysics. He did not outrightly reject metaphysics itself. क्या हम नहीं जान सकते? He considered such elements as nomina, जिसको हम फेथ और प्योर रीजन के बेसिस पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या कहती है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग, it arrives at the conclusion that there are no relevant observations that could make metaphysical propositions such as God exists either true or false. Since there are no conceivable way of verifying these propositions, even in principle, ये propositions, they are either trivially analytic or they are meaningless, altogether nonsensical. Ayer says that metaphysical theories are the result of improper use or misunderstanding of logic of language. कार्नाप कहते हैं दो तरीके हैं बाय विच दीज मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स आर गिवन राइज टू। मैंने आपको ये दोनों तरीके अभी बता दिए। या तो जो आप सेंटेंस ही यूज़ कर रहे हैं वो मीनिंगलेस है, वर्ड जो यूज़ करते हैं, जैसे गॉड उन्होंने बताया, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है कि जिसको हम साबित करते हैं कि गलत है या सही है, मीनिंगलेस वर्ड। या फिर आप सेंटेंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि उसका सिंटेक्स गलत होता है, जैसे आई थिंक देयर फॉर आई एम। यहाँ पे एम जो यूज़ हुआ वो कार्नाप के हिसाब से इनकरेक्टली यूज़ हुआ है। इट डज़ नॉट कन्वे एनी मीनिंग बिकॉज इट इज़ विदाउट ए प्रेडिकेट। तो ये वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग को यूज़ करके एलिमिनेट कर दिया पूरे मेटाफिजिक्स को। लेकिन अगर इसका पूरा एनालिसिस करें, द वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग थ्रू इट्स मेथड ऑफ इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन इट फेल्स टू एलिमिनेट मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस। और पासमोर, जॉन पासमोर एक फिलोसफर हैं और इनकी किताब भी बड़ी मशहूर है। ये ही रिमार्क्स इन दैट बुक दैट थ्रो मेटाफिजिक्स इन द फायर, ये उसी पे ह्यूम पे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूम ने क्या कहा था, किताबों को जला दो अगर उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। थ्रो मेटाफिजिक्स इन, ये स्टेटमेंट है उनका, एंड आई कोट, थ्रो मेटाफिजिक्स इन फायर एंड साइंस गोज विद इट एंड ट्राई टू रिटेन साइंस एंड मेटाफिजिक्स एंटर्स थ्रू बैक डोर। आपके पास चॉइस है नहीं। दूसरा मसला, to say that metaphysical statements are nonsense is also a nonsense statement. ये खुद senseless है, refers to nothing. We are nearer to Wittgenstein's theory of meaning, later Wittgenstein's. तो जब हम लेटर विटगेंस्टीन की
का फ़लसफ़ा पढ़ेंगे तो वो हमारा करंट लगभग अंडरस्टैंडिंग है, जिसके हिसाब से लैंग्वेज का फंक्शन इतना ही नहीं है। लैंग्वेज बहुत सारे फंक्शंस अदा करती है एंड वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू वेरिफिकेशन थ्योरी। वी शुड अंडरस्टैंड लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड। तो हम इस पूरे डिस्कशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स दे हैव नॉट सक्सेसफुली रिफ्यूटेड मेटाफिजिक्स, yet they have provided for logic on the basis of which scientists can ignore it. ये इन्होंने कर दिया, इन्होंने सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट सक्सेसफुली कर दिया। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविस्टिक से ऐसा लगता है कि मेटाफिजिक्स की दुनिया अब बर्बाद हो गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद, इनफैक्ट कंटेम्पररी ही है क्वीन, दे रिवाइव्ड इट टू ए सिग्निफिकेंट लेवल। हम इंशाल्लाह क्वीन को भी जल्द ही देखेंगे। दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन लॉजिकल पॉजिटिविज्म। मुझे लगता है इस सेशन को अटेंड करने के बाद यू वुड हैव अंडरस्टूड वो वाली बात जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि गो थ्रू द प्रोसेस, क्योंकि कल अगर कुछ नहीं समझ आया होता, हुआ भी होगा, आज वो समझ आ गया होगा। और आज भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं समझ आई होंगी, और वो भी मैं प्रॉमिस करता हूँ, अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो एवरीथिंग इज़ कंडीशनल टू हिज विल, कि धीरे धीरे जब दूसरा रिवीजन, किसी को 10वां, किसी को 50th, बट ये आएगी एक ना एक बार समझ बात क्या कह रहे हैं। इफ़ यू फाइंड पीपल अराउंड you who have understood it, know a few things about them, either they have not understood it, they are just seeing things। वो हार्ड डिस्क हैं, वो हार्ड डिस्क के अंदर मटेरियल है, हार्ड डिस्क को नहीं पता ये सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं, और हार्ड डिस्क को आप प्ले करते, उसमें कोई वीडियो, वो उस वीडियो को प्ले कर देगा। या तो वो ये लोग हैं, या तो वो इसी प्रोसेस से गुजरे हैं कि उन्होंने उसको बहुत बार समझने की कोशिश की है। देयर इज नो थर्ड केस, कि ऐसा नहीं है कोई कि उसने उठा लिया वो सब समझ लिया, ऐसा कोई केस नहीं है। इसमें हर किसी इंसान को मेहनत ही लगी है, हर एक इंसान को। सो डू नॉट वरी एट ऑल। आई पर्सनली डू नॉट नो ऑफ एनी सच एग्जाम्पल हु वुड टेल मी एंड ही एक्चुअली अंडरस्टूड इट। ऐसा मुझे तो कोई एग्जाम्पल नहीं पता, बट इट्स ओके। मैं बस आपका वो कर रहा हूँ प्रोत्साहन, कि आज आपको बहुत समझ आया होगा एज कम्पेयर टू यस्टरडे, और यही होगा इंशाल्लाह आगे भी। मुझे लगता है हमारी 50 सेशंस हो जाएंगे। हम कल का सेशन इंशाल्लाह विटगेन्स्टाइन पे लेंगे, लेटर विटगेन्स्टाइन, उनका जो नया फ़लसफ़ा है लैंग्वेज गेम्स का कंसेप्ट। वहाँ पे एक ही चीज़ समझनी है, उसको लैंग्वेज गेम्स कहते हैं। तो बट वही देखेंगे ग्रेलिंग कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। चलें, आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड सेशन टुडे।